Hello, dear students. Welcome back to our online classes. As we have studied about types of fibers in previous lecture. Okay. Now, today we will discuss about cotton. Cotton is a natural fiber obtained from plants. Cotton is a soft fiber that grows around the seeds of cotton plant. कॉटन क्या होता है? एक सॉफ्ट फाइबर होता है। कॉटन प्लांट के जो सीड्स होते हैं उसके आसपास वो ग्रो करता है। यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। द कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन प्लेसेज हैविंग ब्लैक सॉइल। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉटन के लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल अच्छा होता है। ठीक है। Cotton plants are usually grown at the places having black soil and warm climate. कि गर्म क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ कॉटन प्लांट के लिए अच्छा होता है। कॉटन प्लांट के कल्टीवेशन के लिए क्या अच्छा होता है? तो ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। इन आवर कंट्री कॉटन इज कल्टीवेटेड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। ये सब जो रीजन है वहाँ कॉटन के कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे होते हैं। कॉटन प्लांट्स नीड अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। कॉटन प्लांट्स के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। और रेनफॉल होना चाहिए 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है। तो कॉटन प्लांट के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? तो रेनफॉल होना चाहिए, रेनफॉल 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। द कॉटन प्लांट इज अ बुशी एंड about 1.1 to 2 मीटर इन लेंथ। कॉटन प्लांट क्या होते हैं? कॉटन प्लांट जो होते हैं झाड़ी टाइप होते हैं और 1 से 2 मीटर तक उनका हाइट होता है। ठीक है। कॉटन प्लांट के हाइट कितने होते हैं? 1 to 2 मीटर। ठीक है। अब कल्टीवेशन ऑफ कॉटन प्लांट, कॉटन प्लांट किस तरह कल्टीवेट किया जाता है वो हम आगे जानेंगे। यहाँ देखेंगे, इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज फ्रॉम मार्च टू नवंबर। मार्च से नवंबर में क्या होता है कि मार्च में जस्ट क्या होता है कि समर सीजन जो है वो एंट्री करने वाला रहता है। मार्च में स्प्रिंग मॉनसून होता है। ठीक है। स्प्रिंग सीजन। और उसी समय क्या होता है कि समर सीजन एंट्री करने वाला होता है। उसी समय क्या किया जाता है? कॉटन को प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है। और नवंबर में क्या होता है? समर अप्रॉक्स खत्म होने लगता है, तो उस समय उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ दे रहा है कॉटन सीड्स आर प्लांट इन अर्ली स्प्रिंग। जैसे ही मार्च शुरू होता है, अर्ली स्प्रिंग किसको कहेंगे? मार्च शुरू होने से ही अर्ली स्प्रिंग शुरू हो जाता है, उसी समय कॉटन को प्लांट कर दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है? कॉटन सीड्स आर ग्रोन स्टीडली। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। जो भी फ्रूट्स होते हैं कॉटन के उनको क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स कहते हैं। कॉटन प्लांट में उनका उनके जो फ्रूट होते हैं उनको कॉटन बॉल्स कहते हैं। ठीक है। कोई पूछे कॉटन बॉल्स किसे कहते हैं? द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, the cotton balls grow slowly. Small seeds and cotton fibers develop. A fully mature cotton ball is of the same size as that of lemon. देखिए, कॉटन बॉल्स जो होते हैं वो धीरे 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 बढ़ते हैं। ठीक है। स्मॉल सीड्स एंड कॉटन फाइबर डेवलप। उसके अंदर जो होता है कॉटन बॉल्स के अंदर छोटे जो बीज होते हैं वो डेवलप करते हैं और उसके आसपास क्या फाइबर्स डेवलप करते हैं। ठीक है। अ फुल्ली मैच्योर कॉटन बॉल इज ऑफ द सेम एज दैट ऑफ लेमन। एक
नींबू अगर ले तो जो फुल्ली मैच्योर्ड कॉटन बॉल्स होते हैं वो उसके साइज के होते हैं, जो नींबू होते हैं उसके साइज के होते हैं। कॉटन बॉल्स ब्राउन इन कलर्ड होते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर के होते हैं। फुल्ली मैच्योर्ड मतलब हुआ वो जस्ट अब ब्रस्ट आउट करने वाले, फूटने वाले होते हैं, उसमें से हमें कॉटन बॉल मिलते हैं, ठीक है। आफ्टर मैच्यूरेशन, यहाँ देखेंगे, आफ्टर मैच्यूरेशन द कॉटन बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन बॉल कैन बी सीन। जब मैच्योर हो जाते हैं तो यानी कि नवंबर से कुछ मंथ्स पहले वो पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। और वो ब्रस्ट करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं उसमें कि उसमें एक सीड्स होता है और उसके आसपास जो है वो फाइबर्स होते हैं, ठीक है। द हीट ऑफ सन ड्राइज these fibers turning them into fluffy and as white as snow। जो फाइबर्स होते हैं अब उस पे हीट पड़ते हैं तो वो फाइबर्स क्या होते हैं, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सूखने लगते हैं। उसमें जो भी वाटर आता है वो इवापोरेट होने लगता है और कुछ दिन में वो फ्लफी हो जाते हैं और इतना वाइट हो जाते हैं जितना कि स्नो होता है, जो बर्फ होते हैं उसी के समान वाइट हो जाते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉटन फील्ड लुक लाइक अ फील्ड कवर विथ स्नो। जैसे हिली एरियाज में स्नोफॉल होता है तो जिस तरह वहाँ का सीन रहता है उसी तरह का कॉटन जहाँ कल्टीवेटेड किया जाता है, कॉटन कल्टीवेटेड फील्ड दिखता है, ठीक है। नाउ इट इज अ टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। अब क्या किया जाता है कि जो भी कॉटन बॉल्स होते हैं उनको अब हार्वेस्ट करने का समय है। कॉटन क्रॉप इज मोस्टली हैंड पिक्ड इन बिग फील्ड, मशीन्स आर यूज्ड फॉर पिकिंग कॉटन। कॉटन बॉल्स को पिक करने के लिए कुछ फील्ड्स में जिनके पास उतना रिसोर्स नहीं होता वो हैंड पिक करते हैं, नहीं अपने से खुद से लेबर रख के और उसे हैंड पिक करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ बड़े बड़े फील्ड होते हैं, जहाँ बहुत एरिया में कॉटन का कल्टीवेशन होता है वहाँ मशीन्स को यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गई कॉटन कल्टीवेशन ऑफ कॉटन यानी कॉटन। अब देखेंगे यूजेज ऑफ कॉटन, कॉटन के क्या क्या यूज है। तो कॉटन फाइबर्स आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ्स लाइक एंड लिनिन। फॉर एग्जांपल सॉक्स, टी शर्ट्स, बेड शीट एक्सेट्रा आर जनरली मेड फ्रॉम कॉटन। जो भी सॉक्स होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, बेडशीट होते हैं, वो जनरली कॉटन के बने रहते हैं, ठीक है। क्योंकि कॉटन जो है वो नेचुरल फाइबर है और नेचुरल फाइबर का एडवांटेज होता है कि वे स्वेट को अब्जॉर्ब करता है और इवापोरेट जो होता है स्वेट वो हमें क्या देता है, कूलिंग देता है। वी नो डैट इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठीक है। Cotton cloths are comfortable in hot and humid conditions, but they are soft to touch because they are soft to touch, absorb sweat, ये मैंने बता दिया, and let air in and out। देखिए कॉटन का यूज ही क्यों किया जाता है, क्योंकि वो ह्यूमिड कंडीशन में भी, हॉट कंडीशन में भी हमें कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। किस तरह, तो वो स्वेट को ऑब्जॉर्व करते हैं, उससे इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन कूलिंग देता है। वे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, और वे हवा को अंदर बाहर आने देते हैं। दे अलाउ एयर टू इन एंड आउट ऑफ द फैब्रिक। द स्वेट absorbed by the cotton cloth evaporates more quickly due to the air it breathes, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो स्वेट वो अब्जॉर्ब करते हैं वो क्या होते हैं, इवापोरेट कर जाते हैं। इट रिजल्ट इन कूलिंग डाउन ऑफ बॉडी एंड वी नो दैट इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, सो आवर बॉडी cools by this। कॉटन इज ब्लेंडेड विथ अदर फाइबर्स टू मेक मिक्स्ड फाइबर लाइक टेरिकॉट। कॉटन क्या होता है कि उसको दूसरे सिंथेटिक फाइबर से मिक्स कर दिया जाता है, जैसे टेरिलिन से मिक्स किया गया तो टेरिकॉट बना। सुपेरियर क्वालिटी ऑफ फैब्रिक ऑब्टेन करने के लिए कॉटन का यूज होता है, ठीक है। ये रहा, कॉटन इज यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड एंड पस फ्रॉम वुंड्स एंड फॉर अदर मेडिकल पर्पसेस। कॉटन जो होते हैं वो जल्दी ही
लिक्विड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके कारण इनका मेडिकल पर्पसेज में भी यूज होता है। ठीक है, जो भी बैंडेज होते हैं या आप देखेंगे रुई, वो सब, जैसे जो भी ब्लड निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, या जो पस निकलते हैं घाव से, उन सभी को एब्जॉर्ब करने के लिए वो यूज किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका मेडिकल पर्पसेज में भी बहुत यूज है। यहाँ एक टेबल दिया है, आप लोग देखेंगे ध्यान से। द अर्लीस्ट written reference of cotton is from India. Cotton has been growing in India for more than 3000 years. देखिए, इंडिया में जो है बहुत पहले से ही कॉटन की कल्टीवेशन हो रही है। ठीक है, अबाउट 3000 ईयर्स पहले से, 3000 वर्ष पहले से। बट कॉटन वाज यूज्ड बाय इजिप्टियंस एज अर्ली एज 14,000 ईयर्स एगो। इजिप्ट में जो है कॉटन 14,000 वर्ष से यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉटन इजिप्ट में ही यूज किया गया। अब यहाँ एमसीक्यू है, यहाँ इसको डिस्कस कर ले हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल फाइबर? सिल्क, यस सिल्क तो है। टेरिलीन, यहाँ ऊल हो गया तो ऊल भी है। टेरिलीन, तो टेरिलीन तो हम लोग जानते हैं मिक्स फाइबर होता है। टेरी सॉरी सिंथेटिक फाइबर होता है टेरिलीन। ठीक है, टेरिलीन क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है, तो यही है, नेचुरल फाइबर नहीं है। जूट भी नेचुरल फाइबर होता है, जूट का कल्टीवेशन होता है, वो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब यहाँ देखें, विच टाइप ऑफ सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट्स? तो हम लोग जानते हैं कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल गुड होता है, अच्छा होता है। किसके लिए? तो कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, वार्म क्लाइमेट अच्छा होता है। फिर हमें रेन कितना चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर थ्रू 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर तो मिनिमम 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये सब कंडीशन हो गए कॉटन को ग्रो करने के लिए। अब आगे हम लोग आते हैं फाइबर टू फैब्रिक। फर्स्ट में आता है गिनिंग। ठीक है, जो हम जैसे एग्जांपल ले हम कॉटन का, तो कॉटन बॉल से हम लोग जो फाइबर हुआ उसको निकाल लिए। अब उसे क्या करेंगे? गिनिंग, गिनिंग प्रोसेस के लिए भेज देंगे। गिनिंग क्या है? गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड। गिनिंग से क्या होता है कि वो जो फाइबर्स होते हैं वो सीड के चारों तरफ आसपास होते हैं, उसको सेपरेट करना, यानी सीड को अलग और जो फाइबर हैं उनको अलग, उसको सेपरेट करना क्या कहलाता है? गिनिंग कहलाता है। गिनिंग आइदर हैंड से हो सकता है या मशीन से हो सकता है। ठीक है, दिस डे मशीन कॉल्ड रोलर गिन इज यूज्ड फॉर गिनिंग। आजकल ये किसके द्वारा होता है? तो रोलर गिन एक मशीन है, उसके ही द्वारा होता है गिनिंग। ठीक है, गिनिंग क्या हुआ? तो सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर सीड्स, सीड्स को अलग करना और कॉटन फाइबर को अलग करना। फिर उसके बाद कॉटन फाइबर को अलग करके फिर स्पिनिंग के लिए भेजा जाता है। स्पिनिंग क्या होता है? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। मतलब जो भी फाइबर ऑब्टेन हुआ उसको हम लोग धागे में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग ड्रॉज आउट शॉर्ट fibers from the cotton wool and twist them together into a long continuous thread. स्पिनिंग क्या होता है कि जो भी फाइबर्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे फाइबर्स ड्रॉ करते हैं और उसको ट्विस्ट करके एक साथ जोड़ के उसको लॉन्ग, लंबे धागे के ये में कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं। यार्न मतलब धागा होता है। अब देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मशीन्स आजकल आ गए हैं, स्पिनिंग मशीन्स, उससे। और नहीं तो ट्रेडिशनल मेथड था हैंड स्पिन और तकली। तकली जो होता है चरखा, ये दो हैंड मशीन्स थे। तकली एंड चरखा आर टू हैंड ऑपरेटेड मशीन यूज फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग के लिए तकली और चरखा का यूज किया जाता था। आप लोग देखे होंगे किसी पिक्चर में गांधी जी को अपने चरखा पे सूत काटते हुए। ठीक है, वो
कॉटन से धागा बनाकर, और स्वदेशी जो ये था, उनका योजना था स्वदेशी, उससे उसके तहत वो अपना वस्त्र खुद बनाते थे। ठीक है, ब्रिटिश से नहीं खरीदते थे। तो वो चरखा रखते थे और उससे क्या करते थे कि फाइबर से यार्न में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done on स्पिनिंग मशीन। लो, अगर लार्ज स्केल पे करना हो तो ऐसा थोड़ी है कि इसे करेंगे तो इससे क्या होगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, और रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगेंगे। तो इसके कारण क्या होगा कि वो अफोर्डेबल नहीं होगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक मशीन आता है जिसका नाम होता है स्पिनिंग मशीन, उससे स्पिनिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे यहाँ, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है, डू यू नो महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन पॉपुलराइज द यूज ऑफ चरखा। उन्होंने ही चरखा का यूज इंडिया में पॉपुलराइज किया, मतलब मैसेज दिया है कि हाँ, स्वदेशी वस्त्र पहनो, खुद से बनाया हुआ वस्त्र पहनो, ब्रिटिश के जो भी क्लॉथ्स हैं उनका बहिष्कार करो। ठीक है, ही रोट ओनली खादी, ही वोर ओनली खादी क्लॉथ, वो सिर्फ खादी क्लॉथ्स पहनते थे, वो भी खुद के चरखे पे बना हुआ। ठीक है, during the independence movement, he encouraged the people to wear khadi cloths made of homespun yarn and boycott the imported cloths made in textile mills of Britain। जो भी ब्रिटेन में टेक्सटाइल्स मिल्स में जो भी क्लॉथ्स बनते थे उसका बहिष्कार करने के लिए वो मैसेज दिए, और खादी क्लॉथ्स पहनने के लिए हम लोग को प्रेरित किया, उस समय प्रेरित किए इंडियंस को। ठीक है, to popularize the use of khadi, the government of India constituted Khadi and Village Industry Commission in 1956। खादी क्लॉथ के यूज के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाई थी 1956 में, जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। 1956 में बनाई थी, जिससे काफ़ी जो लेबर थे वो इसमें इन्वॉल्व थे, उनको बहुत सारी फायदाएं मिली प्लान्स के थ्रू। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं, हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे हैं कि पूरा एक्सप्लेन करें। थर्ड प्रोसेस आता है वीविंग। इट इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट यार्न इनटू क्लॉथ। वीविंग मतलब बुनना। ठीक है, क्या ये प्रोसेस जो है वो धागा को क्लॉथ में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। ठीक है, the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric with the help of handloom or power loom। हैंडलूम और पावर लूम क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे दो टर्म है, हैंडलूम और पावर लूम। हैंडलूम मतलब हाथ से जो बुनाई होता है उसे हैंडलूम कहते हैं, और पावर लूम यानी मशीन से जो बुनाई होता है उसे पावर लूम कहते हैं। ठीक है, वीवर्स वीव ऑन अ स्मॉल स्केल यूज हैंडलूम। वीवर्स जो होते हैं, जो बुनकर होते हैं, वो अगर छोटे स्तर पर क्लॉथ्स को बना रहे हैं तो वो क्या यूज करेंगे, हाथ से हैंडलूम का यूज करेंगे। ठीक है, अगर बड़े स्तर पे कोई इंडस्ट्रीज हो गया बड़ा सा, उस पे करना होगा तो, अगर देखिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो भी ट्रेडिशनल मेथड है उसमें लेबर ज़्यादा लगता था, कॉस्ट ज़्यादा लगता था, फिर टाइम ज़्यादा लगता था, जिसके कारण क्या होता था कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास पहुंचते थे वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते थे और इजीली अफोर्डेबल नहीं हो पाते थे। इसलिए पावर लूम का यूज किया गया। पावर लूम यानी डिफरेंट मशीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं उनके थ्रू वीव करने लगा, और वो क्या करते हैं, एक समय में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी दिया है वो आप लोग करके देखेंगे। In the same way, two sets of yarn are woven to make fabric. The yarn are much thinner than the paper strip। जो yarn होते हैं उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में क्या किया जाता है, वीव किया जाता है, जिसके कारण वो एक क्लॉथ का रूप ले लेते हैं, क्लॉथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक और प्रोसेस है नीटिंग।
जैसे हम लोग ऊल का, जैसे थ्रेड, ऊल ऊल से जो थ्रेड होते हैं, तो उनको तो हम क्लॉथ्स में, हैंडलूम में कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो नीटिंग किए जाते हैं। यानी यू मस्ट हैव सीन अ लेडी नीटिंग ए स्वेटर और मफलर। जो स्वेटर और मफलर होते हैं उनको नीट किया जाता है, उनको विद द हेल्प ऑफ टू नीटिंग नीडल। नीटिंग नीडल्स जो होते हैं उनके हेल्प से उनको नीट किया जाता है और वो स्वेटर के फॉर्म में होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इन यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। एक लंबा सिंगल यार्न को ही यूज किया जाता है और उससे स्वेटर, मफलर, स्कार्फ जो भी होते हैं वो बनाए जाते हैं। नीटिंग कैन बी डन बाय हैंड्स यूजिंग नीटिंग नीडल्स। ठीक है। नीटिंग जो होते हैं वो हाथ से ही बुना जाता है। ठीक है। नीटिंग नीडल्स से, नीटिंग नीडल्स के हेल्प से वो हाथ से ही, आप लोग देखे होंगे आसपास में या फिर अपने घर में ही स्वेटर बुनते हुए, तो आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है। Nowadays, most of knitting is done with the help of machine. अब तो ये knitting करने का मशीन भी आ चुका है। जितना फाइन से फाइन आपको knitting चाहिए उतना मशीन में सेट कर दीजिए और उतना फाइन आपको knitting मटेरियल मिल जाएगा। यानी कि जितना स्वेटर चाहिए आपको मिल जाएगा। ये क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट बचाते हैं, टाइम बचाते हैं। ठीक है। और एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। तो अब रहने दिया जाए, अगले लेक्चर में हम लोग जूट के बारे में पढ़ेंगे, उसके कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद और हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू। आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए।